Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. This is the fifth class of our Smart अध्ययन सीरीज. आई होप आप लोग डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हो और डेली शाम को क्विज अटेंड कर रहे होगे, राइट? और आप लोग सबसे पहले काम किया करो, वीडियो पे आते ही अपनी अटेंडेंस लगाया करो. अटेंडेंस लगाना बहुत ज़रूरी है. इट ऑल्सो सेट्स इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन यू एज वेल, कि मैं डेली पढ़ रहा हूँ और डेली मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ. जैसे स्कूल में लगाते थे ना, प्रेजेंट सर प्रेजेंट मैम बोलते थे, वैसे ही यहाँ बोलो, ठीक है? उससे सेंस ऑफ डिसिप्लिन डेवलप होगा और कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगेगा, यस क्लास में बच्चे हैं, तो ये फीलिंग देनी है, राइट? दूसरी चीज़, अगस्त शुरू हो चुका है. अगर आप लोगों ने पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो बहुत ज़ोरों से कर दो. अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है. ये वीडियो तो देख ही रहे हो, इसके अलावा घटना चक्र जो भी फॉलो कर रहे हो, घटना चक्र करना तो ज़रूरी है ही है. जितना पढ़ सकते हो अगस्त में पढ़ डालो, ठीक है? सितंबर में तो रिवीजन का टाइम होगा, मॉक टेस्ट का टाइम होगा, ठीक है? घटना चक्र उठा लो, सारी रट डालो. अगर आपको लगता है खुद से पढ़ सकते हो तो खुद से पढ़ लो, ठीक है? अगर नहीं पढ़ सकते हो खुद से तो हमारा ग्रंथ बैच ज्वाइन कर लो. अभी बहुत देर नहीं हुई है, लाइन बाय लाइन याद करवा रहा हूँ उसमें सब. जिसने भी नहीं ज्वाइन करा वो कर लो, ठीक है? उसमें भी हम स्पीड पकड़ने वाले हैं, बहुत जल्दी से ख़त्म करवाएंगे. अभी तो बहुत स्लो चल रहा था, जानबूझ के हमने थोड़ा ROAR तक स्लो रखा था क्योंकि हमें पता था PCS के बच्चे थोड़ा बाद में आएंगे, राइट? और वही हुआ. तो अब हम इसमें पेस भी पकड़ने वाले हैं. एंशियंट ख़त्म हो चुकी है, मॉडर्न ख़त्म कर देंगे एक हफ्ते के अंदर, बायोलॉजी ख़त्म हो चुकी है, साइंस पूरी ख़त्म हो जाएगी एक हफ्ते के अंदर. बाकी नए नए सब्जेक्ट शुरू होंगे. तो मेक श्योर यू गेट एनरोल्ड इन ग्रंथ, ताकि आपको एक सही ट्रिक्स और निमोनिक्स के थ्रू घटना चक्र पढ़नी नहीं है, याद करनी है, रटनी है. PYQ रट लेने, एकदम समा लेना है अपने अंदर. जैसे छोटे छोटे लेक्चर्स आपके अंदर समाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वही चीज़ मैं ग्रंथ में भी कर रहा हूँ, ठीक है? ये कोई प्रमोशन नहीं है. अगर खुद से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. पहले पढ़ रखा है तो बिल्कुल मत लेना ग्रंथ. अगर नहीं पढ़ा है, जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको घटना चक्र देख के डर लगता है, उनके लिए एक जेन्युइन एडवाइस है कि येस यू शुड ज्वाइन आवर बैच, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं. इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर एंड फाउंडर्स, ठीक है? ये क्वेश्चन एक ना एक तो पेपर में रहता ही है हर साल, तो देख लो इसको फटाफट. बंगाल गैजेट, जेम्स अगस्टस हिकी. कैसे याद रखोगे? बंगाल में गैजेट का ऑगमेंटेशन कर दिया, ठीक है? बंगाल में गैजेट आ गया, एक गैजेट आ गया. गैजेट मान लो स्मार्ट वॉच हो गया, एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, गैजेट होते हैं ना. तो बंगाल में पहली बार गैजेट का ऑगमेंटेशन हुआ. ऑगमेंटेशन मतलब स्टार्ट हुआ, ठीक है? अगस्तस को ऑगमेंटेशन से याद रखना बस. केसरी, लोकमान्य तिलक. ये तो बहुत ऑब्वियस है, लोकमान्य तिलक ने हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया था, तो केसरी भी वही है, ठीक है? हिंदुत्व को प्रमोट करने की कोशिश, केसरी रंग, राइट? मराठा बहुत फेमस है, लोकमान्य तिलक का है. इसके एडिटर अगरकर थे, अगरकर याद रखना बस, ठीक है? कैसे याद रखोगे? तिलक को इन्होंने बोला कि मराठा की एडिटिंग अगर मैं कर दूँ तो, अगर मैं कर दूँ तो अगरकर, ठीक है? तो इस तरह से याद रखना. गदर मूवमेंट पेपर, जो लोग गदर मूवमेंट से रूढ़े थे वही लोग होंगे. लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह, ये सब गदर मूवमेंट से एसोसिएटेड पेपर भी यही लोग लिखेंगे, राइट? अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष. सिंपल सा याद रखना, अमृत की शीशी, ओके? बंगाली, देखो ये बंगाली वो वाला बंगाली नहीं है, एक बंगाली है बंगाली, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, ठीक है? वो बंगाली, क्योंकि वो बंगाली खुद थे, बनर्जी बंगाली, तो वो तो उनका याद रहेगा. ये बंगाली का नाम हिंदू पैट्रियट भी था. तो अगर हिंदू पैट्रियट वाला बंगाली है या फिर हिंदू पैट्रियट आए एग्जाम में, तो गिरीश एंड हरीश का नाम याद रखना. गिरीश चंद्र घोष एंड हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है? तो बंगाली या हिंदू पैट्रियट आए तो गिरीश एंड हरीश का नाम याद रखना, गिरीश एंड हरीश. देखो कोई हिंदू पैट्रियट है, मतलब वो पैट्रियट भी है, देशभक्त भी है और हिंदू भी है, तो क्या करेगा वो? हरीश यानी हरि की पूजा भी करेगा, गिरीश यानी ब्रिटिश के कदमों में गिरेगा भी नहीं, ठीक है? हरि की पूजा भी करूँगा और अंग्रेज़ों के कदमों में गिरूंगा भी नहीं. गिरीश एंड हरीश याद रखना, हिंदू पैट्रियट. यंग इंडिया, यंग इंडिया जमुना दास द्वारकादास और शंकर लाल बैंकर ने लिखा था. बाद में इसके एडिटर महात्मा गांधी भी बन गए थे. तो आपने यंग इंडिया का महात्मा गांधी बहुत जगह पढ़ा होगा, बट एक्चुअली जमुना दास द्वारकादास और शंकर लाल बैंकर ने इसको स्टार्ट करा था, ठीक है? तो यंग इंडिया कैसे याद रखोगे? यंग इंडिया का जो ज़माना है उसमें लोग बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. इस यंग इंडिया का जो ज़माना है, लोग बैंकिंग का ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रदर देन पैसे ना कमाओ बिल्कुल महात्मा बन के घूमो, ये नहीं कर रहे हैं लोग आजकल. जो है यंग ज़माने में लोग बैंकिंग को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. इस तरह से वैसे याद रख लेना, ठीक है? वंदे मातरम, औरबिंदो घोष, राइट? वंदे मातरम, मातरम मतलब माता यानी माँ. माँ के मातरम, माँ के माथे की इलाज क्या होती है? माँ के माथे की इलाज, माथा मतलब
फोरहेड। ओके, माँ के माथे की इलाज क्या होती है? बिंदी होती है। ठीक है, माँ के माथे की इलाज बिंदी ही होती है। तो और बिंदो, ठीक है, वंदे मातरम मतलब माँ के माथे की लाज जो होगी बिंदु होगी। अब मैं ये लाज वर्ड बीच में क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि एक और वंदे मातरम है पंजाब का जिसको लाला लाजपत राय ने लिखा था। ठीक है, तो वंदे मातरम में दोनों चीज़ हो गया, माँ के माथे की लाज, माँ के माथे की लाज बिंदी ही है। एक तो लाला लाजपत राय का है और एक बिंदो का है और बिंदो का है, तो दोनों याद हो गया, राइट। इंडियन नेशन कामेश्वर सिंह, इंडिया को नेशन बनाने की कामना, दैट्स इट। हरिजन, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, ये तो महात्मा गांधी ने लिखा है और बहुत ऑब्वियस है, हरिजन वर्ड ही उन्होंने दिया था। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, अल बिलाग अबुल कलाम आज़ाद, सिंपल है, अल अल अबुल अबुल, ठीक है, याद रहेगा। द पीपल, ये भी लाला लाजपत राय की है, कैसे याद रखोगे? लोक लाज, वर्ड सुना है, लोक लाज। पीपल का मतलब क्या होता है? लोक, लाजपत का लाज ले लो तो लोक लाज, ठीक है। पायनीर जॉर्ज एलन, देखो दोनों कोचिंग के नाम है, पायनीर भी कोचिंग है और एलन भी बहुत फेमस कोचिंग है। पायनीर कोचिंग में एडमिशन लोगे या एलन में लोगे, इस तरह से याद रखना। कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई। देखो आवाज़ की बात हो रही है, आवाज़ का उल्टा वर्ड क्या है? आवाज़। देखो ऐसे लिखा हुआ आवाज़, जवाहर में भी आ रहा है आवाज़, आवाज़ इधर से भी आ रहा है आवाज़, राइट। जवाहर में देखो, दिमाग लगाओ, आवाज़ आ रहा है ना, और आवाज़ सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी है? मोहम्मद रफ़ी की अच्छी है। तो बस आवाज़ किसकी अच्छी है? रफ़ी की अच्छी है, और जवाहर का भी आवाज़ है, दोनों का नाम बस ऐसे याद रखना। रस्त गोफ्तर, थोड़ा पारसी साउंड कर रहा है, दादा भाई नौरोजी भी पारसी थे, नौरोजी गोफ्तर, याद रखना, इनका तो सिंपल है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, नेहरू के लिए इंडिपेंडेंस किसी मोती जैसी कीमती थी, राइट। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, ये तो बहुत कॉमन सा नाम है क्योंकि वो भी फॉरनर थी तो इन्होंने कॉमनवेल्थ लिखा था, राइट। इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर देख लिए, आगे कुछ और भी करवाऊंगा आगे के लेक्चर्स में, फिलहाल इतना याद कर लो, राइट। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन याद करना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन भूल जाते हो आप लोग कि पहले मामलुक थे, फिर खलजी थे या तुगलक थे, तुगलक के पहले सैयद थे, ठीक है, लोदी के बाद सैयद थे, या कैसे क्या था? तो देख लो पहले तो इनमें क्या क्या था। सबसे पहले थे मामलुक, ठीक है, फिर थे खलजी, फिर थे तुगलक, ओके, उसके बाद सैयद से, उसके बाद लोदी थे, राइट। कैसे याद रखोगे ये सीक्वेंस? सबसे इंपॉर्टेंट ये सीक्वेंस ही है। उससे पहले एक चीज़ और याद रखना कि जो दिल्ली सल्तनत की ओवरऑल टाइमिंग थी वो 1206 से 1526 थी, यानी कि लगभग 300 साल प्लस 20 ईयर्स, 1206 से 1506 तक 300 साल हो गए, प्लस 20 साल और ऐड कर दो, तो ये टोटल टाइमलाइन थी दिल्ली सल्तनत की, राइट। सबसे पहले डायनेस्टी आई वो बहुत मामूली सी थी, बहुत ही मामूली डायनेस्टी आई, ठीक है, लेकिन मामूली सी होने के बावजूद भी वो लोग सिर्फ खाली लड़ते रहते थे, हमेशा खाली, हमेशा लड़ते रहते थे, ठीक है, हमेशा खाली बैठे रहते थे तो लड़ते रहते थे। इस वजह से इनमें आपस में टसल होती रहती थी। क्या होती रहती थी? टसल। टसल मतलब समझ लो टकराव, खाली लड़ते रहते थे ना, मामूली सी डायनेस्टी है, मामूली सी सल्तनत चल रही है, मामूली सी सल्तनत, लेकिन फिर भी खाली बैठे हुए तो टसल चल रही है आपस में, ठीक है। मामूली मतलब मामलुक, खाली मतलब खलजी, टसल मतलब TSL, तुगलक, सैयद, लोदी। अब तो नहीं भूलोगे ना, तुगलक, सैयद, लोदी, इस तरह से इसको याद रखना। मामलुक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान बलबन, ये सब तो आपको पता ही होगा। खलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी इंपॉर्टेंट थे। तुगलक में याद रखना पहले घियासुद थे, फिर मोहम्मद और फिर फिरोज शाह, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है। पहले घियासुद थे, फिर मोहम्मद थे, फिर फिरोज शाह हुए, ठीक है, घियासुद, मोहम्मद बिन और फिर फिरोज शाह तुगलक, GMF ऐसे करके याद रखना इसको कैसे भी बस। सैयद डायनेस्टी में खिज़र खान थे और अलाउद आलम शाह थे, राइट। लोदी डायनेस्टी में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये तीनों थे, ठीक है। तो हमने इसकी टाइमलाइन देख ली एक मेडिवल के सल्तनत पीरियड की बेसिकली। अच्छा, वैष्णविज्म से रिलेटेड कुछ टेम्पल्स देख लो, जैसे कि द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ है? ये गुजरात में है, ठीक है, और एक द्वारकाधीश टेम्पल मथुरा में भी है। तो कन्फ्यूज़न होती है ना, द्वारकाधीश कहाँ होगा? एक तो गुजरात में भी है और मथुरा में भी है, ठीक है, द्वारका में भी है और मथुरा में भी है, द्वारकाधीश दोनों जगह है। तो जो द्वारका वाला है वो तो समुद्र में डूबा हुआ है, द्वारकाधीश जो मथुरा वाला है वो तो है ही है, ठीक है। और विष्णु टेम्पल मध्य प्रदेश में है, ईरान इंस्क्रिप्शन पढ़ा होगा, राइट, गुप्ता पीरियड का। तो विष्णु टेम्पल मध्य प्रदेश में दोनों है, एक तो देवी का टेम्पल है, एक कनाली टेम्पल है, राइट। तो विष्णु टेम्पल जो कनाली वाला है वो तिगावा में है मध्य प्रदेश में, राइट। तो बस ओवरऑल विष्णु टेम्पल जहाँ भी दिखे मध्य प्रदेश याद रखना बस आप।
एक दशावतार टेम्पल है उत्तर प्रदेश में, गुप्ता पीरियड का बहुत पुराना मंदिर, दशावतार टेम्पल। गुप्ता पीरियड अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। देवघर यूपी में है, ठीक है, दशावतार। तो बस देव का 10 अवतार वाला टेम्पल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में, ये तो बताना नहीं पड़ेगा। तो ये तो जो टेम्पल्स हैं ये वैष्णविज्म से रिलेटेड है। कुछ शैविज्म वाले टेम्पल भी देख लो कहाँ है। ये थोड़े टफ है याद करना, ये वाले तो ईजी है याद करना, आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा, बट ये वाले टफ है, तो इनको देख लो कैसे याद करोगे। राज राजेश्वर टेम्पल तांजोर तमिलनाडु में है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? राजा का राज तभी अच्छा लगता है जब उसके पास तिजोरी की चाबी तो मिले, जब उसे तिजोरी की चाबी तो मिले, पहले तिजोरी की चाबी तो मिले, ठीक है। तिजोरी तो मिल नहीं रही, उसको तिजोरी की चाबी कहाँ से मिलेगी? तिजोरी तो मिले पहले, तो राजा का राज कैसे चलेगा? तिजोरी ही नहीं मिल रही, तिजोरी तो मिले। तो तिजोरी तो मिले से याद रखना, तंजौर तमिल। राजा का राज कैसे चलेगा? तिजोरी तो मिले, तंजौर तमिल, राइट। ये चीज़ याद हो गया। अब नटराज देखो, चिदम्बरम तमिलनाडु, ठीक है। अगर तिजोरी नहीं मिलेगी, तिजोरी तो मिले, अगर तिजोरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं तो राजा, ठीक है, चिढ़ जाएगा। तिजोरी तो मिले, नहीं तो राजा चिढ़ जाएगा, ठीक है। नहीं तो राजा चिढ़ जाएगा, दोनों टिंक को लिंक क्यों किया? क्योंकि दोनों ही टेम्पल तमिलनाडु में है, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ना, ठीक है। राजा का राज तभी चलेगा, तिजोरी तो मिले, ठीक है। नहीं तो राजा, नहीं तो राजा मतलब नट राजा चिढ़ जाएगा, नहीं तो राजा चिढ़ जाएगा। अगर उसको भाई तिजोरी ही नहीं मिलेगी तो राजा चिढ़ जाएगा, ठीक है। तो चिदम्बरम हो गया तमिलनाडु का। इस तरह से ये दोनों तो याद हो गया। शिव टेम्पल एमपी में है, एमपी में एक जगह है भोमरा, भोमरा एक जगह है एमपी में, वहाँ पे शिव टेम्पल है। कैसे याद रखोगे? शिव जी के टेम्पल में बूमरो बूमरो कर रहे हैं, ठीक है, पार्वती जी बूमरो बूमरो कर रही हैं शिव जी के टेम्पल में, बस इतना याद रखना। विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी में है, कर्नाटका में। देखो जो वीर लोग होते हैं ना, वीर लोग, आपने देखो जो बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा करते हैं, एकदम मसल्स वगैरह ओवर ही कुछ उनकी पंप हो जाती है, तो वो हमेशा कुछ ज़्यादा ही नाटक करते हैं। तो जो भी वीर होगा ना बहुत ज़्यादा, वो हमेशा ही ज़्यादा ही नाटक करता है, बस इतना याद रखना। हम्पी कर्नाटक। विश्वनाथ, ये तो बहुत फेमस है, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश के, ये तो पता ही होगा। ये सारे शैविज्म वाले मंदिर है, राइट। तो हमने दोनों तरह के मंदिर की लोकेशंस देख ली एक बार। ये सब पूछा जाता है मैथ द कॉलम में, भोमरा चिदम्बरम, तो एक बार याद कर लेना, इसको हल्के मत लेना, ठीक है। अभी क्विज में शाम को पूछता हूँ, तब अकल आएगी, रुको। अभी कुछ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में हैं, उनका ईयर याद होना चाहिए। कई बार ईयर मैच करने को देता है यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ईयर ज़रूर याद करके जाना, मोटा मोटा देख लो, एक क्रोनोलॉजी समझ लो तो दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। जब भारत आज़ाद हुआ सबसे पहले 1947 में, तो 1948 में किस चीज़ ज़रूरत पड़ेगी? फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इंडस्ट्री वगैरह को फाइनेंस करना पड़ेगा, राइट। 1948 में इन्होंने सोचा चलो हम फाइनेंस करते हैं, तो एक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है, 1948 में। फाइनेंस करेंगे इंडस्ट्री को। 1955 आते आते हुआ भाई फाइनेंस कर नहीं पा रहे हैं हम लोग, कुछ और करना पड़ेगा, कहीं से इंडस्ट्रियल क्रेडिट लेना पड़ेगा। खुद फाइनेंस नहीं कर पाएंगे, अब क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो 1955 आते आते इंडस्ट्रीज़ को क्रेडिट लेना पड़ रहा था, ठीक है। तो बना ICICI, राइट। याद रखना ये ICICI है, ये IFCI है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा पूछता है, वो फुल फॉर्म लिखेंगे भी नहीं। वो लोग इतने कहते हैं ना बेसहूर, यूपी के लैंग्वेज में बोल दो बेसहूर हैं, कि ये शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं भाई एक्रोनिम, और ये फुल फॉर्म लिखते भी नहीं है। IFCI लिख देंगे, सोचते रहो क्या है। तो इसलिए यहाँ पे इस पर ज़्यादा ध्यान देना। तीसरा, अब क्या होगा, कैसे ना कैसे करके आपने पहले फाइनेंस जुटाया, फिर आपने क्रेडिट वगैरह लिया, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। तो अब जब इंडस्ट्रीज़ के पास पैसा है तो इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए और बैंक वगैरह बनाए 10 साल बाद। देखो लगभग 10-10 साल पे हो रहा है चीज़ें, ठीक है। 40s में हुआ, 50s में हुआ, फिर 60s में हो रही हैं। इंडस्ट्रीज़ को अब डेवलप करने के लिए बैंक बनाया जा रहा है, IDBI बनाया जा रहा है, ठीक है। अब जब सब कुछ इंडस्ट्रीज़ का सही हो गया, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट वगैरह भी हो गया, तो फिर कुछ सालों बाद, लगभग 20 सालों बाद ये ध्यान आया, अरे गांव तो कहीं पीछे ही छूट गए, रूरल वगैरह तो सब कहीं पीछे ही रहेगा भाई, एग्रीकल्चर वगैरह का क्या होगा। इंडस्ट्री पे ध्यान दे दिया पूरा हमने इतने सालों तक। तब जाके 1982 में सरकार को याद आई भाई बैंक बनाओ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए भी। तो एकदम अलग से अचानक आ गया नाबार्ड। इसके पहले देख रहे हो इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्री, फिर अचानक आ गया नाबार्ड 1982 में, ठीक है। इस तरह से पढ़ा करो क्रोनोलॉजी वाइज, तो नहीं भूलोगे, राइट। अब कभी भी अगर मैच कर सीक्वेंस में आ गया कि IFSI और नाबार्ड, तो हमेशा आप IFSI को नाबार्ड से पहले रखोगे, राइट। तो याद रखना।
और एक चीज़ और रखना, 1956 में लोगों को लाइफ को इंश्योर भी करा गया, क्योंकि सरकार को शक हो गया था कि पाकिस्तान चाइना बगल ही है, कभी भी वार हो सकता है। तो 1956 में 56 इंच का सीना दिखाने से बेटर है अपनी लाइफ इंश्योर करवा लो, ठीक है, इस तरह से याद रखना। 1956 में सरकार को लगा 56 इंच का सीना दिखाने से बेटर है अपनी लाइफ सब लोग इंश्योर करवा लो, चाइना और पाकिस्तान से कभी भी युद्ध हो सकता है, राइट। अच्छा, मैंने बताया कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बैंक बना 1964 में, ठीक है, और इंडस्ट्री डेवलप हो जाएंगी, उस बैंक पे ट्रस्ट होगा क्या? सरकार ने बोला तो ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, इसलिए हम एक ट्रस्ट भी बना रहे हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ताकि आपको ट्रस्ट रहे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो 1964 में दो चीज़ हुई, डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडस्ट्री बनाया गया IDBI, और साथ ही साथ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बनाया गया, ताकि लोगों को डेवलपमेंट पे ट्रस्ट रहे, ठीक है। 1964 में दो चीज़ें हुई, बाकी ये तो रिपीटेड है, IDBI ऊपर बता ही चुका हूँ। याद रखना 1964 में दो चीज़ें हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और IDBI। क्रोनोलॉजी में दोनों आ जाए तो पहले UTI है फिर IDBI है, ठीक है, इसलिए यहाँ लिख दिया, ये फरवरी में था, ये जुलाई में था। पहले ट्रस्ट की बात की, फिर डेवलपमेंट बैंक बनाया, ठीक है, हम पे ट्रस्ट करो, हम डेवलपमेंट बैंक बना रहे हैं, इस तरह से याद रखना। अच्छा, ये देखो यहाँ सेबी है और सिडबी है, दोनों में कन्फ्यूज मत हुआ करो, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। और ये सेबी क्या है, ये एक्सचेंज वाला का रेगुलेटर है। तो देखो इसमें क्या है, एक्सचेंज बोर्ड के रेगुलेटर हैं, इनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में है। सिडबी का कहाँ है, लखनऊ में है, यूपी में। तो कई लोग सेबी का लखनऊ मार के आ जाते हैं, ऐसी गलती मत करो भैया, सेबी का मुंबई में है हेड क्वार्टर और सिडबी का लखनऊ में है। सेबी 1988 में बना, सिडबी 1990 में बना, यानी कि सेबी सिडबी से 2 साल बड़ा है, ठीक है। नाम सिडबी का बड़ा है लेकिन उम्र में सेबी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें इन सब के बारे में याद रखना, एक ना एक क्वेश्चन यहीं से कहीं से आ जाता है और आपके 2 नंबर फ्री में मिल जाते हैं। फिर आप आके स्टडी स्मार्ट ISPS चैनल पे कमेंट करते हो कि थैंक यू सर, ठीक है, तो वो सही लगता है। फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, थोड़े से एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नाम से पता है कि एनिमल के वेलफेयर के लिए बनाई गई है, लेकिन कौन से एक्ट से बनाई गई है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ठीक है। 1960 में ही सोचो, एनिमल्स की क्रुएलिटी को बचाने के लिए एक एक्ट लाया गया था और 1962 में उसी के तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाया गया था। दोनों के ईयर और एक्ट का नाम याद रखना। इसके फंक्शंस क्या होंगे? गवर्नमेंट को एडवाइस करना रिलेटिंग टू एनिमल क्रुएलिटी। दूसरा, कुछ व्हीकल डिज़ाइंस को इम्प्रूव करना होगा, अगर एनिमल को कहीं ट्रांसपोर्ट करना हो उसमें प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस वगैरह हो। एनिमल केयर इनिशिएटिव्स, एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करना। नेक्स्ट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ना 2002 वाला, जो बताया था फर्स्ट लेक्चर में, उसी के तहत ये बॉडी बनाई गई 2003 में। एक्ट 2002 में आया, NBA 2003 में बना, ठीक है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज़ करना, ठीक है। प्रोवाइड्स प्रायर अप्रूवल फॉर IPR एंड प्रोटेक्शन ऑफ लोकल नॉलेज, ठीक है। IPR वगैरह के लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से, और प्रोटेक्शन ऑफ लोकल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना है, राइट। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये कौन से एक्ट के तहत बना? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बना है। देखो इसमें पहले बायोडाइवर्सिटी आया तो ये बायोडाइवर्सिटी के एक्ट के तहत बना है, यहाँ वाइल्ड लाइफ आ गया तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बना है, राइट। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रिवेंट्स इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग एंड पोचिंग को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, वाइल्ड लाइफ क्राइम का डेटा मैनेजमेंट करना, ये सब इसके काम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के। सेंट्रल जू अथॉरिटी, देखो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाएगा और सामने लिखा जाएगा कौन से एक्ट से ये पास हुए हैं, ठीक है। तो मेन ये चीज़ें याद रखना, जैसे आपकी वाइल्ड लाइफ और सेंट्रल जू दोनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बने हैं, ठीक है। जू में भी तो एनिमल ही रहते हैं ना, जू में भी तो वाइल्ड लाइफ ही रहती है, तो इसलिए सेंट्रल जू अथॉरिटी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बनी है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बना है, बट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बायोडाइवर्सिटी एक्ट से बनी है, ठीक है। एनिमल प्रिवेंशन वाला, एनिमल वेलफेयर वाला प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट से बना है 1960 वाले से, ठीक है। उसको इसमें मत ले आना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? सेटिंग मिनिमम जू स्टैंडर्ड, जू में जो जानवर रखते हैं उनकी स्टैंडर्ड बने, ठीक है। आइडेंटिफाइंग इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल ट्रेनिंग, जो लोग डील करते हैं एनिमल से उनकी ट्रेनिंग दी जाए पर्सनल, ठीक है। और याद रखना कि ये बना तो 1972 वाले एक्ट के तहत है, बट सेंट्रल जू अथॉरिटी बहुत लेट बनी, 1991 में बनी, ठीक है।
इसकी तरह नहीं कि 1972 में पास हुआ और ये तुरंत बन गई। ये वाली जो अथॉरिटी है 1972 की एक्ट के तहत बनी है, बट 1991 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब बना? 1998 में, ठीक है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे ज़रूर आपको एग्जामिनर देगा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ देखते हैं ना, ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट से याद आना चाहिए कि ये NGO हो सकता है, कोई कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पे काम कर रहा है, दैट्स इट। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत बनी है, बट बनी है 2009 में, ठीक है, बहुत रिसेंट 2009 में, ठीक है। जब गंगा को नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया ना, तब ये बनी थी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, राइट। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग गंगा रिवर बेसिन एक्टिविटीज़, कंजर्वेशन, गंगा में कंजर्वेशन करना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, फ्लड से प्रोटेक्शन देना, पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ाना, ये सब काम है गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के। CPCB मैं बता चुका हूँ कौन से एक्ट के तहत बना था, वाटर वाले एक्ट के तहत बना 1974 में, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, राइट। याद है कि भूल गए सब कुछ? रुको वही भी पूछता हूँ रात में आज फिर से। क्या जिम्मेदारी है? टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट को एडवाइस करना, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना अमॉन्ग स्टेट बोर्ड्स एंड कंडक्ट्स पॉल्यूशन रिलेटेड ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं वो ये चलाना है इनको। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बनी? 2005 में बनी, राइट। सपोर्ट्स मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व्स को मैनेज करना, पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना और ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, 2005 में बनी है, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये 1981 में ही बन चुका था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आता है। फॉरेस्ट और लैंड रिसोर्सेज पे नज़र रखता है और रिपोर्ट पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो आप पढ़ते हो ना ISFR वाली रिपोर्ट, वो यही पब्लिश करते हैं, राइट। तो ये याद रखना, ये तो सिंपल है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, देखो यहाँ भी वाइल्ड लाइफ है और वाइल्ड लाइफ का नेशनल बोर्ड है, तो ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया जाएगा। देखो अब तक 3 हो गए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाए गए, ठीक है। ऐसे पढ़ना, एक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट को छोड़ दो, बाकी सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही हैं। इनका वही काम है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, प्रोटेक्टेड एरिया रिकमेंडेशन, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, ये सारे इनके काम है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना? 2010 में बना, सबको पता है, ठीक है। अच्छा, NGT का हेडक्वार्टर कहाँ है? चलो ये बताओ। NGT का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन इसकी रीजनल वेंचर्स भी हैं। कहाँ कहाँ? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, 4 जगह इसकी रीजनल वेंचर्स भी हैं, बट हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है NGA, ठीक है। NGT का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ही है, 2010 में बनाया गया था। हैंडल्स एनवायरमेंटल केसेस विद पावर्स सिमिलर टू सिविल कोर्ट जैसी पावर है इसके पास। कंप्राइजेज जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर्स, ठीक है, इतना याद रखना बस। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग प्रेजेंट इन द क्लास। जो लोग एब्सेंट हो जाते हैं रोज़, वो भी बताओ सर कल मैं एब्सेंट था, ये लिखो और रीज़न बताओ क्यों एब्सेंट थे कल, और ये भी लिखो कि आज मैं कल वाला कवर करूँगा, ठीक है। और जो लोग प्रेजेंट हैं वो P लिख दिया करो, ठीक है। चलो ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।